अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज के प्रोग्राम का आगाज़ जी बताइए, मैं क्या पेश कर रही हैं आप? बड़ी खास चीज पेश कर रही हूँ। जो अच्छा। चीज हम कर रहे होते हैं रोजाना की बुनियाद पे, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हाँ। हर शख्स को पाकिस्तान में और दुनिया भर में राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो मुयसर की गई है। और 1997 में आज वो दिन जो है बेसिकली हम मना रहे हैं। इंटरनेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन डे है आज, डिक्लेयर्ड बाय द यूएन, सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर। इन्फॉर्मेशन मतलब ये कि हर आदमी को हर चीज़ पता होनी चाहिए। हर आदमी को हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें खास तौर पर वो चीज़ें भी, वो क्लॉजेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आपने किसी को वोट दिया या आपका कोई नुमाइंदा है, हाँ। उसकी डिटेल्स क्या हैं, उसका बिकॉज बीइंग अ पब्लिक फिगर, अगर उसकी सारी चीज़ें पता लग गई तो अगली दफ़ा वोट नहीं देंगे ना फिर आप। तो इसलिए तो पता लगना जरूरी है कि आप सोच समझ के फैसला करें। ये कि तो वोट पता ही देना नहीं है या चलती चीजें, ये तो कहीं पर भी पता नहीं चलती सारी दुनिया में। लेकिन ये फिर तो आपने बस दिन बना दिया है। नहीं, मिसाल के तौर पे उसकी हमारी सैलरी कितना ले रहा है वो, वजीर आजम साहब की सैलरी कितनी है, वजीर आजम साहब किस किस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं, सेनेटर्स को क्या कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो ये बेसिकली वो चीज़ें हैं जो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको मालूम होनी चाहिए और आप लोगों का हक है कि आपको मालूम हो। बहुत सारी चीजें फिर बाद में वीडियो आने पे पता भी लगती है। तो फिर 1997 में साउथ एशिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसमें के राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को बेसिकली एक लीगल स्टेटस तो नहीं दिया गया उस वक्त, लेकिन ऑर्डिनेंस आ गई थी। और उसके बाद फिर हाँ, और मतलब मैं आपको बता देती हूँ, खास तौर पे बाकायदा तौर पे बता देती हूँ, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री इन साउथ एशिया जिसने के लॉ फॉर्म किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से 1997 में। और फिर बाद में जी 2002 में इस लॉ को एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था थ्रू एन ऑर्डिनेंस इन 2002। ऑर्डिनेंस तो बुरे नहीं होते सारे। सदर साहब जो थे हमारे मुशर्रफ जारी कर दिया। साहब, उनके दौर में ये ऑर्डिनेंस आया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान में मुतारिफ कराई थी, बाकायदा तौर पर एक लॉ कानून बनाया था। वैसे मैंने सुना है कि ऑर्डिनेंसेस तो बुरी होती है, मुझे नहीं पता इस ऑर्डिनेंस जब ये आया था तो इस पे कितना शोर मचा था। उम्मीद करती हूँ कि मचाया होगा, जो लोग शोर मचाते हैं ऑर्डिनेंसेस पे, इस पे भी मचाया होगा। देखिए ये हमारा इंसान जो है ना, उसकी अपनी मर्जी की चीज़ जब मिल रही हो उसे जैसे उसका दिल चाहता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेता है। हाँ, अगर उसको फ़ायदा नजर आएगा तो दुनिया में कहीं पर भी कोई भी कुछ होता रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहेगा, उसका फ़ायदा होना चाहिए। मिसाल देके आपको बता दूँ। हाँ, मिसाल बताएं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी चाय है, उस चाय में एक मक्खी गिर जाए या मच्छर गिर जाए तो लोग चाय फेंक देंगे भाई, चाय के भाई चलो ठीक है भाई दूसरा कप बना लेंगे। थोड़ी अगर तो दूसरा कप आ रहा हुआ, आ सकता हुआ तो मैं तो फेंक दूंगी। हाँ। अगर ना आ सकता हुआ और चाय की तरफ ज्यादा हुई तो मक्खी निकाल के फेंक दूंगी। और मतलब नॉर्मली क्या होगा कि लोग कहेंगे भाई चाय बदल दो यार, ठीक है इतनी सी छोटी सी चीज़ है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा जो है वो कनस्तर है किसी चीज़ का, कोई देसी घी का मिसाल की, तो बहुत महंगा है, तेल है, ठीक है, हज़ारों रुपए का है वो, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत जो है वो हज़ारों लाखों रुपए है, कोई ऐसा लिक्विड है, उसमें मक्खी गिर जाए तो आप मक्खी कोई फेंकेंगे क्यों भाई? बात अफेक्ट तो वही हुआ है। हाँ, लेकिन ये है कि पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें। एग्जैक्टली, तो मेरा फायदा है तो मैं उस मक्खी को निकाल के फेंकूंगा, और अगर मुझे ऐसा कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा तो मैं उस चीज़ को बदल दूंगा। तो ये इंसान जो है ना, ये बड़ी शरीर चीज़ है, बहुत शरीर चीज़ है, और इसीलिए इंसान को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन असल में हमारे यहाँ पे मसला ये है कि वो इन्फॉर्मेशन मिलती भी आधी है। हाँ। फिर फेक इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मिल रही होती है, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, डिसीजन सही नहीं होता, और बस फिर मामला चल सुचल, पाकिस्तान जिंदाबाद, चलता रहता है सिलसिला ये। बहरहाल ये तो थी खैर छोटी सी एक राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात। आज हमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, बहुत सारे मामलों पर इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन सबसे पहले हम मौसम की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। बिल्कुल सही ठीक है जी। और मौसम के बारे में बताते हैं कि जी क्या सूरत हाल होगी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। और कराची वालों बारिश के लिए तैयार रहो, बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, माइक्रो वो बर्स्ट भी हुआ है वहाँ पर उसी इलाके में जहाँ से ताल्लुक़ मेरा है, और वहाँ तो भाई जल थल अजीब हालत हो गई है। और चंद मिनटों के लिए वो बर्स्ट था, और वो बर्स्ट ऐसा था कि हद निगाह बिल्कुल सिफर हो गई थी, और वहाँ पर उस 15-20 मिनट के बर्स्ट के बाद जो सूरत हाल है तो बस बड़ा अजीब ही मामला है वहाँ का। तो बहरहाल कराची के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले इस्लामाबाद से शुरू करते हैं। चारों जगह आपको क्लाउडी वेदर नज़र आ रहा है, चारों मेन शहरों में इस वक्त, सिवाय क्वेटा के। इस्लामाबाद में कम से कम 24, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में कम से कम 26, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर है कराची कम से कम 29, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे आखिर में यहाँ पर यह पेशावर है, पेशावर में है कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो है ये बादलों वाला मामला है। और उसके बाद सबसे आखिर में है जी क्वेटा, जहाँ कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा, और यहाँ पर आपको सूरज नज़र आ रहा है। तो ये है जी मौसम की इन्फॉर्मेशन।
ठीक है भाई, मौसम की इन्फॉर्मेशन के बाद मैं चाह रही हूँ कि हम आपको सदर साहब की इन्फॉर्मेशन दे दें। क्या हुआ? एक सदर है दुनिया के, हमारे नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हमारे सदर बहुत सेन मेंटालिटी रखते हैं, बड़ा उनका सेन माइंडसेट है, बोलते बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे ऑरेटर हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ आवर सदर। लेकिन एक मुल्क का सदर ऐसा भी है कि जिसमें कोई बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो प्राउड फीलिंग जो है वो महसूस नहीं की जा सकती, और उसकी वजह यह है कि उनकी हरकतें इस किस्म की हैं। वो एक एक्सट्रीमिस्ट सोच को जो है वो परवान चढ़ा रहे हैं, और जब इतने टॉप लेवल से वो एक्सट्रीमिस्ट सोच जो है वो परवान चढ़ाई जाती है तो फिर हर बंदा जो नीचे है, जाहिर है उसके पैरोकार हैं, वो भी आखिर में उसी सोच पर चलने लग जाएंगे। खैर एनीवे वो एक अलग डिबेट है। लेकिन हुआ क्या उनके साथ? फ्रांस के सदर हैं जी इमैनुअल मैक्रों। बिल्कुल, मैक्रोन ही कहता हूं मैं उनको। मैक्रों। तो इमैनुअल मैक्रों जो है उनको तजारती मरकज़ का जायज़ा लेने के लिए जाना था। वो तजारती मरकज़ का जायज़ा लेने पहुंच गए। जब वो तजारती मरकज़ का जायज़ा लेने पहुंच गए तो वहां पर थी अवाम, और जब वहां पर अवाम आई हुई थी तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो जो जिस सोच को परवान चढ़ा रहे हैं या कुछ इस किस्म के बाकी मामलात भी उनके होंगे, उनको पड़ गया जी अंडा। ओके, किसी ने खींच के दे मारा उनको अंडा। बचत हो गई, लगा नहीं अंडा, लेकिन खबर जो है वो बड़ी इधर उधर चल रही है। हमने सोचा आपको भी बताएंगे। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है कि लेवन का जो सफर है वो करते हुए इमैनुअल मैक्रों को अंडा पड़ गया था। उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने पड़ गया। हाँ, ये ट्वीट जिस शख्स ने वो वीडियो अपलोड की थी उसने इसको फैलाया, वायरल हो गई वो वीडियो। उस शख्स ने ये लिखा हुआ था ट्वीट में। फिर सदर की जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने अंडा फेंकने वाले शख्स को फौरी हिरासत में ले लिया। उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्शंस जो है वो उसकी मुमाने आता है। ये कोई अच्छा एक्शन तो नहीं है ना? नहीं है, वायलेशन एक तरह से। हाँ, मतलब ये एक तरह से वायलेंट होने का है। को पत्थर मार देता है, जूता मार देता है, कुछ भी। ये मारा मारी तो सही बात नहीं है। देखिए, मारा मारी भी सही बात नहीं है, और अपनी सोच को और गलत सोच को लाखों हजारों लोगों पर मुसल्लत करना भी जो है ये भी मारा मारी के मुतरादिफ मैं इसको लूंगी। लेकिन एनीवे ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने सिक्योरिटी एहलकारों को हिदायत की है कि अगर उस शख्स के पास मुझे बताने के लिए कोई खास बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है, खास बात ऐसी है जो वो कहना चाहे मुझसे, तो उसको मेरे सामने ले आओ, उससे मैं बात कर लूंगा। और अगर नहीं है तो फिर बाद में देखते हैं कि बाद में मिलने जाऊंगा अभी, वरना अगर कोई काम की बात करनी है तो जल्दी ले आओ। अदरवाइज अगर कोई खास बात नहीं है तो फिर मैं उससे बाद में मिलने जाऊंगा। चलो, मिलने जाऊंगा, लेकिन सर मिल लेना, ठीक है, पता तो चल जाए उसको कि भाई मामला क्या था, क्यों तुमने जो है वो अंडा फेंक दिया, जाया कर दिया, मुझ पर जाया किया। बिल्कुल, पहले ही बड़ी महंगाई हो गई है यूरोप और खास तौर पे बर्तानिया की हम बात करेंगे कि बर्तानिया में तो आफत आ गई है। सही है। तुर्की की तरफ आपको मैं लेकर जाता हूँ, वहां पर भी इन्फॉर्मेशन ने काम किया है कमाल। इधर तो इन्फॉर्मेशन के लिए सदर उसको बुला रहे हैं बंदे को, लेकिन तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में एक बस ड्राइवर ने, एक मुसाफिर की तबीयत ख़राब हुई बस में, और उस मुसाफिर की तबीयत ख़राब होते ही जो वहाँ जो बस ड्राइवर था उसने देखा कि भाई ये बंदा तो कोलैप्स कर गया है। वो गया उसके पास बस रोक कर और उसको वो CPR परफॉर्म किया प्रोसीजर, और CPR परफॉर्म करने के बाद जब ज़रा थोड़ी सी उसकी हालत बेहतर हुई उसको वो हॉस्पिटल लेकर गया, और इस तरीके से उस बंदे की जान बची। क्या बात है। अब अगर इस बंदे के पास CPR की इंफॉर्मेशन ना होती, जैसा कि हम अक्सर लोगों के पास नहीं है, इस पर भी हमें एक सेगमेंट करना चाहिए। बिल्कुल, और हमने रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा किया था, हमने एक दफा सेगमेंट किया भी था, लेकिन मजीद करेंगे, और इस दफा आपको डेमो दिखाएंगे बाकायदा कि वो करते किस तरह से हैं। वो जाहिर है प्रेशर लगाना है, कितना प्रेशर लगाना है, उसकी पसलियां ही ना तोड़ दें बंदे की, बेचारा, मतलब हमें नहीं पता, जाहिर है तो वो गलती में कुछ भी हो सकता है। आप तो एक अच्छी नियत से को बुलाकर हम ये सारा सिलसिला करते हैं ताकि पता चले कि भाई ये CPR जो है वो कैसे किया जाता है। तो देखें, उसके पास इंफॉर्मेशन थी, उसने जान बचा ली, और ये ड्राइवर था। ठीक है, ये एक ड्राइवर की स्टोरी आपने दिखाई। मैं आपको एक और ड्राइवर की स्टोरी दिखाती हूँ जिसके पास गालिबन ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि सड़क पे गाड़ी कैसे चलानी है, और उसने मजाक बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का ये शख्स है, और इसने, आप जरा पहले वीडियो देखें नाजरीन, इस कदर खतरनाक वीडियो है ये कि ये लोगों को मारते हुए और उड़ाते हुए जाता है। ये देखिए, ये गाड़ी गुजरी, क्या निकला है ये, अल्लाह ने इसको बीच में से जो है वो निकाला है बचाते हुए लोगों के, लेकिन किस तरीके से ये निकला है, खतरनाक तरीन वीडियो। हाँ, मतलब वो क्रैश जो है वो कर गई आगे जाके। ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे, आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कर गई या नहीं कर गई, ये आप लोग भी गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन दिखाने का मकसद ये नहीं है कि वो क्रैश कर गई या नहीं कर गई। वो अपने इस शुगल के लिए या इस मस्ती के लिए वो औरों की भी जान ले सकता था। तो जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी जान के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप औरों की जानों के भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जस्ट लाइक एक पायलट है, अगर एक पायलट सो जाता है, उसको ऊंघ आ जाती है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं, पायलट की वजह से, पायलट ने ये किया होगा। क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये होती है कि उसने पीछे सैकड़ों जानें बिठाई होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन भाई बड़ी ज़रूरी है। तो अब एक काम करते हैं कि क्या एक छोटा सा वक्फा ले लिया जाए। बिल्कुल जी, वक्फा ले लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो आपके लिए बहुत सारी मज़ीद इंफॉर्मेशन है आपके लिए लेकर आएंगे वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद दुनिया के अजीम तरीन कॉमेडियंस में से एक जनाब उमर शरीफ साहब की सेहत के हवाले से बात करते हैं। उनके लिए एयर एम्बुलेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच गई थी और ख़बर यह है कि आज वो एयर एम्बुलेंस उन्हें लेकर अमेरिका जाएगी। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ ज़रीन उमर साहिबा मौजूद हैं जो कि अहलिया हैं उमर शरीफ साहब की। अस्सलाम वालेकुम ज़रीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। ज़रीन साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप हमें क्या आगाह कर सकती हैं इस वक्त उमर शरीफ साहब की तबीयत कैसी है और जो एयर एम्बुलेंस है वो कब उन्हें लेकर निकलेगी? उमर की तबीयत अभी बेहतर है। उमर को लेके वो बस 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 5 मिनट में निकल रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल से। अच्छा, और ठीक है। वो जी, और तबीयत अच्छा। कैसी है उनकी? अभी काफी बेहतर है उनकी तबीयत। ठीक है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो इनके साथ इस एयर एम्बुलेंस में नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं जा रही हूँ उसके साथ और मैं एयरपोर्ट आ चुकी हूँ, अपनी इमिग्रेशन करा चुकी हूँ। मैं उमर का वेट कर रही हूँ। ठीक है। बिल्कुल तो सही। उसके बाद मुझे ये भी बताइएगा कि ये सफ़र जो है वो आप लोगों का कितने ड्यूरेशन का होगा? आप लोग कहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर फिर क्या इंतजामात हैं, क्या मामलात होंगे वहाँ? ड्यूरेशन अभी मेरे जहन से निकल गई, लेकिन ये कि वाशिंगटन पहुंचेंगे हम लोग। वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारी डॉक्टरों की टीम जो है, डॉक्टर तारिक शहाब की जो पूरी टीम है वो वेट कर रही है वहाँ पे, और वहाँ सारे इंतजाम इनके कंप्लीट हैं। तो बस अब हम उमर का वेट कर रहे हैं। बस ये कि दुआ की ज़रूर दरख्वास्त है, क्योंकि हाई रिस्क लाइफ है उमर, तो बस दुआ ज़रूर करनी है कि उमर का ये खैर खैरियत हो जाए और उमर खैर खैरियत से वहाँ पहुँच जाए। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं और हम सब बल्कि पूरी कौम उमर शरीफ साहब के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनको मुकम्मल सेहत अता फरमाए। उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अभी क्या बताया, क्योंकि अभी जो उनकी हालत थोड़ी सी जो है वो कुछ उसमें तशवीश हो गई थी, तो वो क्या मसला हुआ था? जी, वो उस टाइम उनकी जो है थे, तो उस वजह से उनका जो है ना ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था और उनको एक हार्ट अटैक दोबारा हुआ था। लेकिन अब जो है कल रात को जब डॉक्टरों की टीम जो है एम्बुलेंस की थी, उन्होंने जब चेक किया तो वो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। चलिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, इस वक्त जो हुकूमत के जो इंतजामात और इकदामात हैं उसमें किसी चीज़ की कमी, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आप मज़ीद जो है वो आपने दरख्वास्त की हुई हो, कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई हो, ये सारे मामला कंट्रोल में है? नहीं, सिंध गवर्नमेंट, मैं सिंध गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब और सीएम जो मुराद अली शाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एम्बुलेंस का सारा अरेंजमेंट किया है। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़रीन साहबा, आपका वक्त दिया आपने। और हमारी पूरी कौम दुआ गो है उमर शरीफ साहब के लिए, क्योंकि वाकई वो हमारी कौम का एक बहुत बड़ा असासा है और जितना उन्होंने इस फील्ड में कॉमेडी के डोमेन में जो काम किया है वो सारी दुनिया उसकी मोतरफ है। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो एक और बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी, अमेजिंग पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब जो अमेजिंग पाकिस्तानी का ऐलान किया था अवैस ने, उसके बारे में आपको बताते चलें कि अमेजिंग पाकिस्तानी क्यों हम इनको कह रहे हैं। एक तो ये इन्होंने जीता है एक बड़ा प्रेस्टिजियस स्टीव अवार्ड, और एक नहीं जीता इस अवार्ड में मजे की बात यह है कि ये 8 डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थे और उन 8 डिफरेंट कैटेगरीज में नॉमिनेशन के बाद इन्होंने 6 डिफरेंट कैटेगरीज में ये स्टीव अवार्ड जीता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के हवाले से इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। पाकिस्तान बाहर के मुल्कों के साथ पार्टनरशिप करके, बाहर के लोगों के साथ पार्टनरशिप करके पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ हैं इनके। और डॉक्टर जहांगीर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्चुअली वैस्कुलर सर्जन हैं। बड़ी बारीक फील्ड है ये, हाँ। लेकिन वैस्कुलर सर्जरी के साथ साथ रियल एस्टेट और बिजनेस और ये सारे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। ये जो स्टीव अवार्ड था, जी ये 8 कैटेगरीज में आप नॉमिनेटेड थे, 6 आपको मिल गए, तो वहाँ हंगामा नहीं हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि कोविड चल रहा था, हमने भी ज़रा हाथ डाल लिया बीच में। सही। और उसमें ये था कि स्पेस ज़रा में अच्छा मिल गया। हाँ। तो लास्ट ईयर तो हंगामा नहीं हुआ, इस साल का कुछ पता नहीं। अच्छा, मैंने कहा है कि ये तो सारे अवार्ड्स इन्होंने ही जीत लिए, हम यहाँ पर क्या करने के लिए? नॉमिनेशन कुछ बहुत कम गई थी लास्ट ईयर। लेकिन ये कि ज़ाहिर है तमाम कैटेगरीज में नॉमिनेट होना भी बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। उसमें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के हवाले से था, और उसके अलावा बेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से था, और बेस्ट कम्युनिकेशन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो डिफरेंट उसमें
इसमें 8 कैटेगरीज थी, 2 मिस हो गई, बाकी 6 में मुझे अवार्ड मिल गया। सही। तो ये डॉक्टर और बिजनेस का कॉम्बिनेशन, आपने दो अलग अलग जो चीज़ें हैं ये कैसे मैनेज? आई एम बिलोंग फ्रॉम सिंध, कराची से। तो बस ठीक है, बस फिर तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ होना चाहिए। बस वहाँ से मूव किया था, बीइंग एज अ डॉक्टर यहाँ पे मूव किया इस्लामाबाद में। हाँ। और जब कुछ स्कोप नज़र आया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तो एट दिस टाइम आई हैव तकरीबन कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है माशाल्लाह, और आउट ऑफ द कंट्री भी कुछ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब आपका प्लान ये है कि आप अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? वो हालात को ज़रा ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर डीपली तरीके से अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं तो इस बहुत बड़ी मार्केट है। किस चीज़ की? वहाँ पे आपका कौन सा ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं? इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ फूड स्टफ है, और उसके अलावा फैब्रिक है, उसके अलावा जो बेसिक जो लाइफ जो स्टफ है उसके वाले से बहुत बड़ा स्कोप है वहाँ पे। अगर हमें मौका मिलता है, हालात कुछ बेहतर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इंटरनेशनली जो इन्फ्लुएंस, जो सिचुएशन आपको मालूम है किस तरह की है, वो कुछ बेहतर हो जाए तो हमारा सबसे पहला हाथ हमारा ही होगा। मेरे इंटरेक्शन चल रहा है जो बेसिक लोग हैं वहाँ के और जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के बिहाफ पे, उनसे बहुत स्ट्रांगली मेरी कम्युनिकेशन चल रही है। तो ये कि सिग्नल पॉजिटिव मिला मुझे, जैसे वो थ्रू आउट करते हैं तो बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स और जो एरिनाज हैं वो कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं जिसके अंदर जिन डोमेन्स में आप काम करते हैं? बेसिक जो है जो मेन फोकस में एक्सपोजर है वो है रियल एस्टेट के वाले से, कंस्ट्रक्शन है और रियल एस्टेट सेक्टर है, और उसके अलावा जो बेसिक है वो एविएशन एयरलाइन भी आने वाली है हमारी। अच्छा। और उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से है, और लॉजिस्टिक है, टूरिज़्म है, और एक 5 स्टार होटल भी अभी लॉन्च करना। तो ये तमाम वो डोमेन्स हैं जिनके ऊपर ये वाली हुकूमत बड़ा काम भी कर रही है, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं। कोविड में उन्होंने खोल के रखा हुआ, टूरिज्म की तो बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट मिले, लेकिन बस उम्मीद ही कर रहे हैं। मतलब वो क्या, किस तरह की वो सपोर्ट होनी चाहिए? क्योंकि हम बात जो सोचते हैं कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो पाकिस्तान में बढ़ गया है, रैंकिंग भी बड़ी बेहतर हो गई है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स भी बहुत बेहतर हो गए हैं। बस भाई एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ आपको, चलो गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें मिलती है ना, एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि एक निजी जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो होते हैं ना, बहुत एक डीपली एक उनका एक कम्युनिकेशन होता है। मेरे तकरीबन कोई 27 अकाउंट्स उन्होंने, जिसमें यूरो और डॉलर्स के, उन्होंने विदाउट इंफॉर्मेशन के मेरे क्लोज कर दिया। अब जो प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ इस तरह वो बिहेव कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन वो जो है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट हो रहा है, लेकिन है कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, अपने आपको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। और हमारी जो मार्केट है, अगर हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, पाकिस्तान की मार्केट कितनी लुक्रेटिव है इन सारे डोमेन्स में? सिचुएशन इस तरह है कि जिस तरह की इस वक्त कंडीशन चल रही है पाकिस्तान में भी, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम देखते हैं फेडरल को देखते हैं, पंजाब को देखते हैं, सिंध इज़ मच बेटर। तो इस वक्त जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से जो मेगा प्रोजेक्ट है 2 चल रहे हैं हमारे निजी, तीसरा उससे बड़ा जो प्रोजेक्ट है 32,000 एकड़ के हवाले से, 32,000 एकड़ के हवाले से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे, हैदराबाद टू कराची मोटरवे के ऊपर। जबरदस्त। तो होपफुली इंशाल्लाह अगर वो जो बिजनेस है इसमें सक्सेस का राज क्या होता है, ये जरा बताएं ना हमारे नाजरीन को, क्योंकि वो कहेंगे भाई इतने अवार्ड विनिंग शख्सियत से हम तो सीखें। बस डेडिकेशन होनी चाहिए और साफ नियत होनी चाहिए। अभी बहुत सारे डेडिकेशन बहुत सारे लोगों में होती है लेकिन फिर वो क्रैश लैंडिंग हो जाती है बहुत सारे लोगों की। बस ये कि अपना कोई तो गुर ऐसा हो ना जो जरा खामोशी से अपना काम करते हैं, काम करे बस निकल जाता है, मतलब ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, अपना बस हर एक अपने अपने एक वर्थ होता है। हाँ। हमारा ये कि रिजर्वली अपना काम किया खामोशी से, और बस फोकस पैसे के ऊपर ही होता है, अबाउट टू द मनी। बस फोकस ये होता है कि वो रिटर्न मिल जाए, मैं अच्छा, बस वही चलता रहता है। तो मेडिकल की फील्ड में क्या करने की? मेडिकल में आई एम ए वेस्कुलर सर्जन टू, तो 2 दिन जो है मैं उसको कम्युनिकेट करता हूँ अपना सर्जरी के हवाले से, उसके अलावा अपना बिजनेस को देखता हूँ। ओके, यानी ये जो है वो एक बिल्कुल ही अलग डोमेन है। मतलब वेस्कुलर सर्जन तो वैसे भी मतलब हमें कम मिले हैं, लेकिन वो बारीक-बीनी और दूसरी तरफ मेगा स्ट्रक्चर्स, रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन, बस वही बारीकी यहाँ पे मेरे काम यहाँ पर जिस तरह से इंसान के जिस्म मेरी वेस्कुलर सर्जरी में थी वो मेरे यहाँ पर काम आ गई। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि फ्लॉड हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है और अशद ज़रूरत है? एक तो जो लेजिस्लेशन जो हो रही है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत डिफरेंस है हमारे यहाँ। कैपिटल को देखते हैं बहुत डिफरेंस है, पंजाब में देखते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंध में देखें तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसको ज़रा फोकस, बस थोड़ा लेजिस्लेशन जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। उसके अलावा कोई, अब तो मेरे ख्याल सिंध गवर्नमेंट भी है जो भी लैंड जो भी है रिकॉर्ड वो ऑनलाइन कर रही है, उससे बड़ा स्कोप मिल रहा है। हाँ, उससे पता भी चल जाएगा कि बीसीए वालों ने क्या क्या किया है, क्या क्या गड़बड़े मारी हैं, अभी तो पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन किसका है, कहाँ पर है, कितनी ऑनलाइन हर चीज़ वेरिफिकेशन हो जाती है, सब पता लग जाता है। बिल्कुल, तो ये सारे मामला जो हैं। अब फाइनली ये कि अब आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो आगे के जो कह लें कि मामलात हैं
या कोई प्लान्स है, जो आइडियाज़ है? प्लान तो ये है कि फर्दर जो फोकस जो है वो तो ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो नेबर कंट्रीज अभी जो हालात बस इस तरफ की रहिएगा, उस तरफ ना जाइएगा। उस तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ नहीं है। आपने अक्रॉस द बॉर्डर कहा ना। नहीं, सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ फोकस है हमारा। होपफुली जैसे वो क्लियरेंस मिलती है हमारे पाकिस्तान से और वहाँ से भी, तो होपफुली हम चाहते हैं कि ह्यूज मार्केट है, उसको कैप्चर कर लें। बिल्कुल हो जाती तो इंशाल्लाह उसको बिस्मिल्लाह करते और ये दोनों मुल्कों की इकोनॉमी के लिए दोनों मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। और होपफुली अभी पाकिस्तान के लिए आई थिंक कोई तकरीबन कोई $13 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, बीइंग एज ए बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर में, तो हमने उनको अट्रैक्शन दी कि आप पाकिस्तान में आए, नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर। हमने प्राइवेट सेक्टर में उनको अट्रैक्ट किया है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट तो बहुत है, लेकिन एक कि होपफुली अगर कोई स्पेस अच्छा मिले, ग्राउंड अच्छा मिले, इन्वेस्टमेंट बहुत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रब्बी साहब, वक्त दिया आपने। और हमारी दुआ ये है कि इसी तरीके से अवार्ड्स भी जीतते रहें, इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान से आती रहे, पाकिस्तान के जो बिजनेसेस हैं वो दुनिया भर में ग्रो करते रहें। इसी से पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, हम सब आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे, और एक जो हमारा इमेज है वो भी बेहतर होगा। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अब जरा बलूचिस्तान पर नजर डालते हैं। कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की जो हुक्मरान की जमात है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें दो ग्रुप बन गए हैं, और एक की सरबराही कर रहे हैं स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब, और दूसरी की सरबराही कर रहे हैं वज़ीर आला जनाब जाम कमाल साहब, और इन दोनों में शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ तो बात हो रही थी कि जो नून लीग है उसमें ग्रुप बंदी है, और उसके हवाले से बड़े इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी। अब इधर जो है ये पता चल रहा है कि आप लोगों में भी इख्तलाफात आ गए। ये क्या मामला हो रहा है, और बलूचिस्तान की हुकूमत जो है वो स्टेबिलिटी के साथ काम क्यों नहीं कर पा रही है? जी, नून लीग के इख्तलाफात को बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इख्तलाफात से उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि दो ग्रुप बन गए, एक के सरबराह जाम कमाल साहब है, दूसरे के कुद्दूस बजिंजो साहब हैं। तो मैं वजाहत करता चलूँ, दोनों कोई ग्रुप नहीं है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ही है, और उसके जो सरबराह हैं वो जाम कमाल साहब हैं। और कुद्दूस बजिंजो साहब ने पिछले दिनों अपने मीडिया टॉक में भी कोई ऐसा उन्होंने गुफ्तगू नहीं किया कि जिससे यह अखज़ किया जा सके कि कोई सवीर किस्म की ग्रीवेंसेस हैं, या फिर कोई ग्रुप बंदी है, या फिर कुद्दूस बजिंजो साहब किसी ग्रुप के सरबराह। उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। और उससे कबल भी जब भी हमारी इन दोस्तों के ग्रीवेंसेस सामने आए हैं, मैं मीडिया पे तवातुर के साथ एक ही बात कह रहा हूँ कि अंदरून खाना इख्तलाफात हैं। एक घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उसी किस्म की ये थोड़े से हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात इतने बढ़ गए कि वो तहरीक अदम एतमाद पर पहुंच गए। सेनेट सादिक संजरानी साहब अदम एतमाद तक जो है वो अपोजिशन उन्होंने सबमिट किया है। हमारे दोस्तों की किसी एक का भी अदम एतमाद की तहरीक पे सिग्नेचर नहीं है। उसमें जितने सिग्नेटरीज हैं वो उनका ताल्लुक अपोजिशन पीडीएम की जमातों से है, पीडीएम की जमातों से है, और उन्होंने ये फाइल किया है। और अपोजिशन की तहरीक लाना या इसको कामयाब करना या अपने नंबर पूरी करना वो अपोजिशन की जिम्मेदारी है, वो हमारे दोस्तों की जिम्मेदारी नहीं, और ना ही हमारे किसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो एग्रीव्ड दोस्त हैं किसी ने भी उनके साथ ना कोई ऐसी कमिटमेंट की है, और ना ही सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे या कोई स्टेटमेंट ऐसा आपकी नज़रों से कथन भी नहीं गुजरा होगा जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के किसी एग्रीव्ड साथी ने इस तरफ इशारा दिया हो। शवानी साहब, लेकिन होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वाली सिचुएशन भी हमें माइंड में रखनी चाहिए। अब ये ना हो कि आप लोगों के कोई लोग जाके उनसे मिल लें या बाद में कोई बातचीत हो जाए आपस में। अभी तक तो आप कह रहे हैं आपके इल्म में भी नहीं है और किसी ने ऐसा उनको गारंटी भी नहीं दी है, लेकिन दिस इज पॉसिबल, ये हो सकता है। इसी तरह हुकूमतें गिरती हैं। देखिए, हुकूमतें बनना, हुकूमतें गिरना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अमल है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अदम एतमाद की मुकम्मल गुंजाइश है। आर्टिकल 136 जो है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों के खिलाफ अदम एतमाद का एक पूरा प्रोसीजर जो है इंश्राइंड है, इनेक्टेड है।
और हम बिल्कुल कहते हैं डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये इख्तलाफात हैं किन चीज़ों के? वो काम के मामले पर है या एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम लेकिन है? हमारे साथी उसके साथ नहीं है जी, क्योंकि इश्यूज जो है वो कई सामने आ रहे हैं, काम के भी कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, काम पर भी इख्तलाफात, और इश्यूज ये भी सामने आ रहे हैं कि उन तक एक्सेसिबिलिटी जो है वो लोगों की नहीं है जाम कमाल साहब तक। तो असल में प्रॉब्लम है क्या लोगों को जाम कमाल साहब से? देखिए, जाम कमाल साहब से आप भी मिले हैं, शिफा बीबी भी तशरीफ लाए थे आप लोग गवादर में जी। जिस तनदही के साथ टायरलेस होके बेलौस होके वो काम करते हैं, आपने खुद देखा कि गवादर को कितना उन्होंने डेवलप किया, और एक्सेसिबिलिटी आपने खुद देखा कि लोगों के साथ किस तरह वो मिलते थे, वो जरगे भी आपको याद होंगे, वो लोगों की मुलाकातें भी याद होंगी। तो एक्सेसिबिलिटी का तो इशू नहीं है। बाकी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, मैंने कहा कि घरों में भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है किसी हमारे एमपीए को, किसी मिनिस्टर को नागवार गुजरा हो, मिजाज में भी फ़र्क हो सकता है। तो ओवरऑल एक जनरलाइज्ड किस्म का जो है ये कोई गिला नहीं है, ये शिकवा नहीं है। क्योंकि हम जाम साहब से खुद भी मिले, वो सियासतदान नहीं है रिवायती, बदेर मुलाकात में भी इशू हो सकता है, किसी की स्कीमात को बदेर इम्प्लीमेंट होने में भी इशू हो सकता है। जाम साहब से हमारी भी मुलाकात जब हुई तो हमारे अंदर, हमारे माइंड में जो उनका परसेप्शन बना वो ये था कि वो रिवायती सियासतदान नहीं है, वो चालाकियां और वो उस किस्म की सियासत नहीं करते। ये तो कहीं वजह नहीं है कि उनको वो सियासत समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका अपना माइंडसेट उस तरह का नहीं है कि जिस तरह से बाकी लोग सियासत करते हैं, तो उनके साथ अब ये लोग सियासत कर रहे हैं सारी। देखिए जाम साहब, ये बात तो यकीनी है कि गुज़िश्ता अदवार में जितने वज़ीर आला गुजरे हैं उनसे उनका जो मिजाज है वो ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ है, काम की तरफ है, लेजिस्लेशन की तरफ है, और मुमकिन है कि उनका जो ये मिजाज है हमारे बाज़ जो साथी हैं वो उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा हो, या कोई इशू आ रहा हो। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे ये ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये इतने गहरे इश्यूज हैं नहीं। दो चीजें हैं जिन पर बात करना चाहेंगे। गहरे इश्यूज होते तो 3 सालों तक जाम कंटिन्यू नहीं करते। इसीलिए मैं आज भी यही गुजारिश करता हूं कि मुझे पता है कि जो एग्रीव्ड दोस्त हैं उनके छोटे छोटे ग्रीवेंसेस हैं, और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब इस मिसालती अमल को लीड कर रहे हैं, पूरी रिकॉन्सिलिएशन कमेटी है, वो इंगेज्ड है। हमारे दीगर जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो अपने इन दोस्तों से, कुलीग्स के साथ इंगेज्ड हैं, तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। मैं नहीं समझता कि इस पे बहुत ज्यादा। दो चीजें हैं जिस पर मैं जरा मुख्तसरन आपका कमेंट चाहूंगा। एक तो ये कि गवादर की जो मरीन ड्राइव है उस पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो मुजस्मा था उस पर हमला किया गया, उसको तोड़फोड़ की गई, तो उसके हवाले से जो है वो क्या है, वो जिम्मेदारों का पता लग गया, उनकी गिरफ्तारी की क्या सूरत हाल है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनके मुजस्मे के साथ दुश्मनी होना या उसको जो है बम से उड़ा देना। इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में भी पेश आया। ये एक अजीब ट्रेंड है कि मुजस्मों को जो है आप उड़ाना शुरू कर देते हैं। अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है, और जो भी इसमें मज़म्मत है और जो भी इसमें मुलविस होंगे वो कानून की गिरफ्त से यकीनन नहीं बच सकते। सही है। और दूसरे आपके हैं जी मंजूर अहमद साहब, वो कहते हैं हर लेजिस्लेटर के पास अपना जहाज होना चाहिए। आप लोगों इतनी मुल्क में गुर्बत है, तो इस पे आपका क्या टेक है सर? होना तो चाहिए, लेकिन ये कैसा मुतालबा है? ये सॉरी, आवाज मुझे कम आ रही है, रिपीट कीजिएगा। मैंने शुरू में भी बताया था कि आवाज मुझे कम आ रही है। ये है वो खबर चल रही थी जी कि मंजूर अहमद साहब जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर, उनकी तरफ से ये डिमांड आई है, मतलब उनका मानना ये है कि हर लेजिस्लेटर के पास अपना एक जहाज होना चाहिए। हुकूमत की तरफ से दिया गया डिमांड तो अच्छी है, लेकिन क्या ये हो सकता है? हर एक लेजिस्लेचर की ये मेरे नज़रों से नहीं गुजरा, उनका एक करारदाद गुजरा मेरे नज़रों से कि उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट साहब के साथ जो है ना अपना जो है ना जेट होना चाहिए। तो मैं सिर्फ वजाहत करता चलूं कि हमने पिछले बजट में जो एमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए एयर बस का तजवीज़ हमने लाया था बलूचिस्तान असम्बली में। बजट में हमारी प्रपोजल थी कि एक हमारे पास एयर एम्बुलेंस होना चाहिए। अभी आप देखिए उमर शरीफ साहब जो अमेरिका उनको मुंतकिल होने कितने मुश्किलात उनको सामने आए। तो इस तरह हमने कहा कि बलूचिस्तान में एक एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, लेकिन हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने बड़ा इस पे इख्तिलाफ रखा और ये जो हमारी तजवीज़ थी हमने इसको विड्रा किया।
तो एक एयर एम्बुलेंस जो आवाम की ज़रूरत है, पेशेंट्स की ज़रूरत है, इमरजेंसी की ज़रूरत है, उससे हमने विड्रा किया। कुछ ये कि हर एक लेजिस्लेचर के साथ जेट होनी चाहिए। मैं इसका बिल्कुल कथन एज ए इंडिविजुअल भी हिमायत नहीं करता, एज ए तर्जुमान भी हिमायत नहीं करता। हवाम, पाकिस्तान के अवाम गरीब अवाम हैं, यहाँ पे अवाम के मसाइल अभी हल नहीं हुए। ये कोई इवन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर भी ऐसा मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक, हर लेजिस्लेटर वो अपने साथ जेट रख सकता है, लेकिन फिर भी वो सादगी इख्तियार करते हैं, साइकिलों पे जाते हैं। अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आए कि हमारा जो मुल्क ये मुमकिन है कि उनका अपना पर्सनल कोई तजवीज़ हो, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे लियाकत शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आपने स्केटिंग की है? मैंने की हुई है सही तरीके से। हाँ। कोई गिरना गिराना हुआ था सीखने में? बचपन में हाँ हुआ होगा यकीनन। तो फिर उसके बाद आप सीख गई, पक्की हो गई अब आप? हाँ, कह सकते हैं आप। हाँ। ओके, गुड, जबरदस्त। तो हमारे जो दो जवान हैं, उन्होंने भी किया क्या? आशिर और रिजवान, हाँ। वो गए स्केटिंग सीखने के लिए। अच्छा। तो उनके साथ क्या हुआ वो जरा देख लेते हैं। गिर गए? देखते हैं। स्केटिंग एक ऐसा फन है जो कि ना सिर्फ जिस्म के लिए मुफीद है बल्कि दिमाग को तरोताज़ा रखने के लिए भी एक भरपूर एक्टिविटी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जो बजाते खुद भी स्केटिंग के माहिर हैं, बल्कि बच्चों और बड़ों को भी स्केटिंग क्लासेस देते हैं। और जानते हैं कि इस फन को सीखने के क्या गुर हैं, ताकि हम भी स्केटिंग सीख सकें और आप लोगों को भी सिखा सकें। आज से 18-19 साल पहले स्टार्ट किया था। वो तो मैंने अभी फ़न के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन आहिस्ता जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए और यहाँ पर लोगों ने जिस गेम में जो है ना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हमारे क्लब को तकरीबन 7-8 साल हो गए, जिसमें हमने तकरीबन 5 से 6 हज़ार बच्चों को जो है ना, उन बच्चों को स्केटिंग सिखाई जिन बच्चों को स्केटिंग के बारे में अलीफ से बे नहीं पता था। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो इस्लामाबाद से मर्दान था, और सेकंड जो हमारा इस्लामाबाद टू लाहौर 300 किलोमीटर की राइड थी, और रिसेंटली मैंने चाइना बॉर्डर टू इस्लामाबाद 850 किलोमीटर स्केटिंग राइड 4 डेज़ में की। मिनिमम हमारा जो सबसे छोटा स्टूडेंट है वो 18 महीने का है, और 73 ईयर्स के मतलब बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ जो है ना क्लब में स्केटिंग करते हैं, और उनको हमने सिखाई है। मैं बहुत दफ़ा गिरा हूँ और ज़्यादा सीख गया हूँ। अच्छा लगता है, गिरती भी हूँ लेकिन अब सीख गई हूँ काफ़ी। इससे बच्चे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होते हैं, जिसमें ये कंप्यूटर, लैपटॉप और इन चीज़ों से दूर होकर एक सेहतमंद खेल की तरफ मुतवज्जह होता है, और सेहतमंद माशरे से कौम की तरक्की मुमकिन है। ये स्केटिंग जितनी आसान नज़र आती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारी साइंस इन्वॉल्व होती है। आपको जो अपना वेट है वो आगे की तरफ रखना पड़ता है, ज़्यादा आगे भी नहीं, और अगर आपने ज़्यादा पीछे किया तो आप पीछे की तरफ गिरेंगे, और अगर आप ज़्यादा झुके तो आप आगे की तरफ गिरेंगे। कैसी कौम है ये? कौन लोग हैं गिरने पर ये कर रहे हैं? भाई जब चलता है तब ये करना होता है। वो तो बैलेंस कर रहा है ना, आपने ये वाली बैलेंस कर रहा है। हाँ, बेसिकली तो जो रोलर स्केट्स हैं ये जरा ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि ब्लेड तरह का आपका पाँव ऐसे होता है जिस तरह आपने ब्लेड पे पहना हुआ है पाँव, और जो दूसरे वाले होते हैं स्केट्स जिनमें 2 पहिए आगे और 2 पीछे होते हैं, वो कंपैरेटिवली आसान है। ये रोलर स्केट्स जो है ये जरा मुश्किल होते हैं, लेकिन अच्छा है, गुड, एंजॉय करें नौजवानों, ये एक्टिविटी करनी चाहिए। घर से बाहर निकलें, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं बेहतर है भाई, बाहर निकल जाएं बस घर से। बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम देखने के बाद लेकिन ऐसा कुछ ना करें कि अब्बा घर से बाहर निकालें, वो दैट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। एफबीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला कर लिया है और गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने बात करनी है POS इंटीग्रेशन की, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन, ये क्या है और किस तरीके से टैक्स के निज़ाम में ये बेहतरी लेकर आएगा। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल शकूर शेख साहब, जो कि कमिश्नर हैं इनलैंड रेवेन्यू FBR। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अवैस साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द टीम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल तो बुनियादी सवाल जो हमारी कौम जब टैक्स का नाम सुनती है तो पूछती है, भाई मैं टैक्स क्यों दूं, मुझे क्या फ़ायदा टैक्स देने का। सर पहले तो कौम को समझाएं कि वो टैक्स क्यों दें और उनको फ़ायदा क्या मिलेगा टैक्स देने से। फ़िज़ा, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है क्योंकि टैक्स रिलेटेड होता है। लोग समझते हैं कि गवर्नेंस रिलेटेड है। अगर मुझे कोई सहूलियात नहीं मिल रही, मेरी हालत चेंज नहीं हो रही, तो मैं टैक्स क्यों अदा करूं। लेकिन बताना ये अमर ज़रूरी है कि टैक्स के बगैर गवर्नमेंट के सारे काम, वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या एजुकेशन है, हेल्थ है, पूरे सिस्टम, डेट बर्डन, ये सारी की सारी चीज़ें टैक्स से ही रिलेटेड हैं। तो अगर हम इनकम टैक्स भी मैं दूं और सेल्स टैक्स भी मैं दूं, के पास जमा नहीं कराएंगे तो सारी की सारी स्कीम्स नहीं चलेंगी। सही। अब ये इनकम टैक्स भी मैं दूं, फिर जब मैं कुछ खरीदने जाऊं तो सेल्स टैक्स भी मैं दूं, तो ये दोनों तरह के टैक्स, बहुत सारे टैक्स हो जाते हैं। इनमें ज़रा फ़र्क समझा दें कि कहाँ से इंसान का टैक्स लिया जाता है। हाँ, वे सब ये सवाल पूछने में बड़ा आसान है, जवाब इसका थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बड़ी आसान ज़ुबान में आपके सामीन को समझा दूँ कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में बुनियादी फ़र्क क्या है। पूरी दुनिया में ये लागू होते हैं दोनों टैक्सेस ऑलमोस्ट। इनकम टैक्स जैसे अल्फाज से ज़ाहिर है कि ये आमदन पे टैक्स है। अगर कोई बंदा अर्न करेगा, चाहे वो सैलरी से अर्न कर रहा है या बिजनेस से अर्न कर रहा है या उसकी प्रॉपर्टीज़ कोई रेंट पे दी हुई हैं या कोई एसेट सेल परचेज कर रहा है, उस पर कोई अर्निंग कर रहा है या प्राइस बॉन्ड निकला हुआ है अदर सोर्सेज पे, तो ये सारी आमदन पे साल में एक मरतबा ये गोशवारा भरेगा और ये टैक्स अदा करेगा। तो इसका ताल्लुक आमदन से है। अगर आमदन नहीं होगी तो ये टैक्स नहीं भरेगा। जबकि सेल्स टैक्स जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको ख़रीद फरोख्त पे या कंजम्पशन पे सेल कहा जाता है कि अगर कोई बंदा कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो फ्राम रिटेल आउटलेट जब ये चीज़ ख़रीदेगा तो कंज्यूमर उस पर 17% सेल्स टैक्स भरेगा। और किस चीज़ों पे, जैसे दूध है, डेयरी आइटम्स हैं, लेदर आइटम्स हैं, टेक्सटाइल है, उस पर फिर रिड्यूस रेट है। लेकिन ये दोनों टैक्स पूरी दुनिया में लागू होते हैं। एक को डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है क्योंकि ये जो पे करता है उसी का टैक्स होता है, और सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है क्योंकि जो इससे ये टैक्स काटता है ये किसी और का टैक्स होता है। जैसे अगर आप किसी रिटेल स्टोर पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और आपका टैक्स उसने काटा, तो टैक्स वो आपका होता है, लेकिन सरकार में वो जमा करवाता है, उस वजह से इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो ये दोनों टैक्स पूरी दुनिया में लागू होते हैं, पाकिस्तान में भी। साहब, एक और सवाल भी है, और वो ये है कि जब टैक्स गोशवारे आप जमा कराते हैं तो जो शख्स टैक्स गोशवारे जमा करा रहा होता है उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए, उसको कोई इंसेंटिव मिलना चाहिए उस बंदे से कि जो टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराता। हमारे यहाँ वाइडली अगर हम देखें तो इस किस्म का भी कोई बहुत एक इफेक्टिव निज़ाम नहीं है। तो जो जमा करा रहा होता है वो भी आखिर में होपलेस हो जाता है कि भाई मुझे उसका कोई ख़ास इंसेंटिव मिल नहीं रहा, तो मैं भी क्यों जमा कराऊँ। हाँ, नहीं, आपकी बात किसी हद तक सही थी माजी में, लेकिन अब ये सही नहीं है। अच्छा, रीज़न ये है कि अब डे बाय डे जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन होती जा रही है तो टैक्स फाइलर को एडेड बेनिफिट्स हैं बहुत ज़्यादा नॉन फाइलर पे, और दो किस्म के टैक्स रेट मुतारफ़ करवा दिए गए हैं। पिछले साल तो आपको पता था कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जब पैसे विड्रा करता था अपने तो 0.6% डिडक्शन होती थी नॉन फाइलर पे, और जो गोशवारा भरता था उस पर 0.3%। इसी तरह अगर आप गाड़ी ख़रीदने जा रही हैं तो उस पर रिड्यूस टैक्स है, उस पर डबल टैक्स है। अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर, तो अल्टीमेटली दो बड़े फ़वायद हैं। एक तो टैक्स रेट का फ़र्क है पूरे पाकिस्तान में, अब फाइलर को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं इन कंपैरिजन टू नॉन फाइलर, और सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है कि उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है। ये कौमी फरीज़ा अदा करने वाला बंदा है, और उसको अल्टीमेटली जो भी इसकी इनकम अर्न है और वेल्थ अक्रू हो रही है वो एक बिजनेस में अगर इस्तेमाल करेगा तो इसकी वाइट इनकम कहलाती है। इसको फिर एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने टैक्स भरा है ड्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अब ये सारी इनकम एक्यूमुलेटेड है और आगे चल के वो बिजनेस कर रहा है, तो वो सारी की सारी इनकम वो ट्रीट की जाएगी कि ये वाइट इनकम है, और उसके लिए किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी। तो इन एनी केस फाइलर जो है वो फायदे में रहता है नॉन फाइलर के मुकाबले में। और नॉन फाइलर को पेनल्टीज होती हैं, नॉन फाइलिंग की अलग पेनल्टी होती है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स पे डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाता है, वो भी बता तो वो पेनल प्रोविजन से बच जाता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फाइलर होने में कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा है इन कंपैरिजन टू नॉन फाइलर। अच्छा, अब अगर हम बात करें टैक्स रिटर्न फाइल करने की, तो उसका आसान सा प्रोसीजर हमारे लोगों को समझा दें। उसकी तारीख तो वैसे ही 30 सितंबर है, वो बढ़ भी नहीं रही इस मरतबा, वरना तो बढ़ जाती थी। और क्या कोई ऐप वगैरह से भी भरा जा सकता है? थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज़।
हाँ जी, ये पहले बड़ा कम्प्लेक्स था, लेकिन मैं समझता हूँ कि FBR ये वाहिद फेडरल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम्स में बिलीव करती है। टैक्स आसान एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई है FBR के सिस्टम के तहत, जो कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम पे और आईफोन पे डाउनलोड हो सकती है। उस पर आप न सिर्फ रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ से आपने ख़रीदारी की है, अगर वो टियर 1 के रिटेलर ने आपको इनवॉइस सही जनरेट की है तो आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो टैक्स आपका सही सरकार के ख़जाने में पहुँचा या नहीं पहुँचा। और इस लिहाज से बेशुमार उसमें इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है। FBR की वेबसाइट पे भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अब टैक्स फाइलिंग करना, इवन मैं समझता हूँ कि मैं अपना भी ऐप टैक्स आसान ऐप पे फाइल करता हूँ, तो उसमें जो पहले कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, जो मैनुअल सिस्टम के तहत होती थी, जिसके लिए टैक्स का वकील होना ज़रूरी था, मैं समझता हूँ कि अब अगर आप अपनी इनकम उसमें बताते हैं और सैलरी का सोर्स बताते हैं इनकम का, तो आपकी ऐप सारी की सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन वो लेकर और कानून तौर पर जो टैक्स वाजिब अदा होता है वो आपके टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत आसान हो गया दोनों मीन्स से कि FBR की वेबसाइट से भी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है, वेब पोर्टल पे हेल्पलाइन है। हम ये तशहीर की मुहिम चला रहे हैं, मॉल्स में हर जगह हमारी टीम्स जा रही हैं, कियोस्क लगाए हुए हैं, हम गाइडेंस दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन हम चला रहे हैं अपनी इनकम टैक्स ऑफिसेज में। और सबसे बड़ी बात कि टैक्स आसान ऐप तो आपके मोबाइल एट द फिंगर टिप्स यू कैन फाइल योर रिटर्न। ठीक है, तो ये डेट नहीं बढ़ रही सर, इस दफा लोग बड़ी टेंशन में हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 30 सितंबर जो है वो डेट खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद जुर्माना हो जाएगा शायद। तो लोगों को डेडलाइन फॉलो करने की आदत डालनी चाहिए ना पाकिस्तान में। थी ना, इस मरतबा डेडलाइन जरा सख्ती से फॉलो हो रही है। और क्या हाँ, ये मैं समझता हूँ कि ये मैडम ने सही बात की है कि लोगों को आदत पड़ गई है कि अभी ये ज़्यादा एक्सटेंड होगा। लेकिन इस मरतबा इस वक्त तक तो इरादा ये है कि 30 सितंबर को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ताकि मैक्सिमम रिटर्न फाइल हो जाएं। और आगे जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, जिसमें हमने कमिटमेंट्स की हैं कि कितना टैक्स आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली इससे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने फाइलर्स हैं, टैक्स बेस हमारा कितना बड़ा है और टैक्स टू GDP रेशो क्या बनने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी, मैं आपको थोड़ा आगाही दे दूँ कि ये सारा जो टैक्स रिटर्न फाइल होगा, ये उस इनकम का होगा जो आपने जुलाई 20 से लेकर जून 21 तक कमाई है या अर्न की है। तो जून के बाद ये जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने उस वजह से दिए जाते हैं ताकि आप अपनी अकाउंटिंग सीधी कर लें, समझ लें चीज़ों को, क्या खर्चा हुआ है, कितनी नेट इनकम है। तो ये बेसिकली हिसाब किताब या टैक्स का गोशवारा उस इनकम की मद में होता है जो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक अर्न की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिसकी सारी चीज़ें वाज़ेह हैं उसको तो डिले नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई कारोबारी बंदा है जिसको मुश्किलात हैं, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो उनको फिर व्हाइट को ब्लैक करने का सिलसिला हो तो फिर टाइम लगता है ना एग्जम्पशन। आपकी आवाज थोड़ी मैं कह रही हूँ अच्छा ये आवाज हाँ अच्छा, आपको जिसने सुनना था उसने सुन लिया है कि बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं ना, ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक करना, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये मसाइल होते हैं दौलतमंद लोगों के। अच्छा सर, ये पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन वाली जो बात थी वो भी जरा समझाइए कि ये POS का सिस्टम क्या है और ये कैसे फायदेमंद साबित होगा। पॉइंट ऑफ सेल POS का जो सिस्टम है उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं। वैसे साहब आपकी आवाज़ मुझे थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। ये काइंडली रिपीट करें तो। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का मैं पूछ रहा हूँ, POS इंटीग्रेशन क्या है? POS पॉइंट ऑफ सेल जो रिटेलर है, जिसकी हमने कैटेगरीज बनाई है टियर 1 रिटेलर के तौर पर, कि जो बड़े ताजरान हैं, जिसका हमने 6 कैटेगरीज की बनाई है तकरीबन, कि एक ऐसा ताजर या रिटेलर जिसकी ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जैसे नेशनल या इंटरनेशनल चेन का हिस्सा है, या उसका सालाना बिल 12 लाख रुपए से ऊपर है, या एयर कंडीशन मॉल में वो उसकी दुकान चल रही है, और या अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट मशीन बैंक की रखी हुई है, या होलसेलर है। तो ऐसे बड़े ताजरान को हमने कहा है, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग कंप्यूटर इनवॉइसिंग सिस्टम होता है। जब आप भी रिटेल पे शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको इनवॉइस वो जनरेट करके देता है। तो बगैर किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के हम चाहते हैं कि ये उसका जो इनवॉइस जनरेटिंग सिस्टम है ये FBR के साथ इंटीग्रेट हो जाए। इसी को हम पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन कहते हैं, कि जो पॉइंट ऑफ सेल किसी भी रिटेल आउटलेट पे है, वहाँ से जो रसीद या इनवॉइस इशू हो रही है उस पर एक नंबर लग जाए, जिससे FBR को पता चले कि इस स्टोर की सेल्स कितनी हो गई है। और इसका फ़ायदा उस रिटेलर को भी है और इसका फ़ायदा इस ख़रीदार को भी है। रिटेलर को ये है कि रिटेलर जब ये सेल करता है तो अल्टीमेटली सेल्स का रिटर्न फाइल करता है हर महीने। तो जो रिटेल सेल करेगा उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली उसके रिटर्न में अपडेट होती जाएंगी, तो उसको इजाफी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाय लॉ ये रिक्वायर्ड है, अगर नहीं होगा तो पेनलाइज हो जाएगा। तो इस लिहाज से, और जो ख़रीदार है इसको फ्री एश्योरेंस हो जाती है कि जब मैंने ऐसे ही POS इंटीग्रेटेड शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ ख़रीदी है तो टैक्स तो वैसे ही उसका कट रहा था,
लेकिन इस मरतबा ये इंश्योर हो जाएगा कि ये टैक्स वाकई कट के सरकार के ख़जाने में जा रहा है। तो उसमें एक एडिशनल फ़ायदा ये कि अगर वो लेदर गारमेंट्स या टेक्सटाइल गारमेंट्स है उसका रेट फॉर रिड्यूस मिल जाता है। सो नॉर्मली मैं समझता हूँ कि POS इंटीग्रेशन के जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसमें ज़्यादा ताल्लुक़ ये है कि हम चाहते हैं कि सारे के सारे रिटेल सेक्टर जो बड़े ताजरान हैं वो हमारे FBR के सिस्टम के साथ सॉफ्टवेयर लिंक के ज़रिए इंटीग्रेट हो जाएं। उसमें ना उनकी इजाफी इन्वेस्टमेंट है, ना FBR उनसे कोई ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनकी रिटेल को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ एक कदम है ताकि हमारा टैक्स का बेस बढ़ जाए और डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। तो दिस इज़ अ सिंपल POS इंटीग्रेशन डेफिनेशन। ठीक है सर, और आखिर में एक सवाल आपसे क्विकली उसका जवाब दीजिएगा कि किसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और कौन शख्स है जिसको करने की ज़रूरत नहीं है? हाँ, ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जैसे मैंने अपने पहले गुजारिश की कि 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है। जैसे या तो तनख्वाहदार मुलाजिम है, उसकी सालाना इनकम अगर 6 लाख से ऊपर है तो वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, अगर कम है तो उसको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अगर बिज़नेस कर रहा है कोई बंदा और उसकी 3 लाख रुपए ज़्यादा इनकम है, इनकम का मतलब इनकम है सारे खर्चे निकाल कर ग्रॉस प्रॉफिट से जो नेट इनकम है, वो अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो वो रिटर्न फाइल करेगा। इस तरह अगर इस्लामाबाद में रहता है और 500 गज़ का घर है उसका तो रिटर्न फाइल करेगा। कराची या अर्बन सेंटर्स में रहता है और उसका फ्लैट है 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, या 500 स्क्वायर यार्ड का घर है, या 1000 सीसी के ऊपर गाड़ी है, या 5 लाख रुपए से ऊपर उसका बिजली का बिल आता है सालाना, तो ये वो कैटेगरीज़ हैं जो रिटर्न फाइलिंग के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है को फाइल करें। और विडो है, ऑर्फन है, या उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, जैसे वो रिटायर्ड बंदा है, तो विडो और ऑर्फन ख़ास तौर पर ऐसे लोग या फ़ॉरेन में रहते हैं, एक्सपेट्रिएट्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, नॉन रेजिडेंट हैं, बिलाशक वो यहाँ प्रॉपर्टी बाय करें, वो पाबंद नहीं है कि रिटर्न फाइल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शकूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और टैक्स के मामला से आगाही फराहम कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। हम पाकिस्तान में तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का रोना रोते रहते हैं और उधर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बरतानिया में एनर्जी बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और 2 बेसिक बहरानों का सामना है उस कौम को। एक तरफ एनर्जी बहरान यानी कि फ्यूल जो है वो मिल नहीं रहा और जो गैस की प्राइसेस हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है फौज को शायद बुला लें। वहाँ पर भी फौज आ जाती है नाजरीन, ये बस ये मसला है जिसमें रह रहे हैं हम यहाँ पर पाकिस्तान में। दुनिया एक ही जैसी है। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, बरतानिया से, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अतर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अतर साहब। सबसे पहले तो ये बताएं आपके घर में गैस वैस आ रही है, बिल आपने कितना दिया है, बहुत महंगा है, और फ्यूल मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा? जी, ये इस वक्त इस हवाले से सूरत हाल जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं ना कि जी बड़ी नाजुक सूरत हाल है, वही सूरत हाल इस वक्त बरतानिया में भी है। अगर आप गैस की प्राइसेस की बात करें, जो यूनिट आपको पिछले बरस बल्कि इस साल के शुरू में 10 रुपए में मिल रहा था, अब वही यूनिट 40 रुपए का हो गया। ये मैं मिसाल दे रहा हूं कि 400 गुना कीमत में इजाफा हो गया है गैस की प्राइसेस में। सो मच सो कि हुकूमत की जानिब से एक टर्म अब यूज की जा रही है, फ्यूल पॉवर्टी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैस के बिल ही अदा नहीं कर सकते, उसके लिए हुकूमत ने अलहदा पैसे रखे हैं कि उन लोगों को ये ग्रांट्स दी जाएंगी, ये पैसे दिए जाएंगे। अदरवाइज लोग सर्दियों में ये ना हो कि सर्दी से ही मर जाए और अपने घरों में चूल्हे या गैस का कोई हीटर ना जला सकें। तो गैस की ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ पेट्रोल की ये सूरत हाल है कि कल रात को तकरीबन 2 घंटे लाइन में खड़े होकर मुझे पेट्रोल मिला। जिस तरह पाकिस्तान में आपको याद होगा CNG के स्टेशन के बाहर लाइनें होती, वही सूरत हाल है। पर वो तो CNG सस्ती मिलती थी, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं और 2-2 घंटे आपको लाइनों में खड़ा होकर पेट्रोल मिल रहा है। तो सर ये तो फीलिंग एट होम वाली बात आ रही होगी ना, आपको लग नहीं रहा होगा आप बरतानिया में अपना सा आपको माहौल लग रहा होगा? जी, बस यही है कि अभी आपसे बात करते हुए अचानक बिजली चली जाए तो मजा आ जाए, बिल्कुल पाकिस्तान वाला माहौल बन जाए। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब ये इसकी वजह क्या बनी और फिर इस वजह पर क्या ऑपोजिशन वहां पर भी यही कह रही है कि देखो हुकूमत ने काम सही नहीं किया है?
देखिए, जो गैस की प्राइसेस हैं यहाँ पे वो काफी अरसे से बढ़ रही हैं, लेकिन उस तरीके से हुकूमत को अटैक नहीं किया जा रहा, इसलिए कि यहाँ पे जो गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, जो रेगुलेटर है, उसको निशाना बनाया जा रहा है कि उसकी जिम्मेदारी थी, उसने चीजों को क्यों नहीं इस तरीके से देखा। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सार्फिन के साथ मुआहदा किया हुआ था कि 1 साल तक हम आपको गैस इतने पैसों पे फराम करेंगे। वो कंपनियां जो हैं अब वो उनका एक तरह से दिवालिया हो गया, वो बंद होना शुरू हो गई हैं और तकरीबन 15 लाख के करीब कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास कोई सप्लायर नहीं है इस वक्त। तो अब हुकूमत ये कर रही है कि मुख्तलिफ कंपनियों को पैसे दे के कह रही है कि जी आप इन लोगों को गैस सप्लाई करें और इनको कस्टमर ले लें। तो ये सूरत हाल है। शुरू में ये बताया गया कि गैस की सप्लाई में रखना पड़ा था, जो पाइपलाइन आ रही थी यूरोप से, उसके अंदर कोई खराबी थी, बाद में उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन जो ओवरऑल पूरी दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसी का नतीजा ये है कि अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो वो इतनी ज्यादा कीमतें हो गई हैं यहाँ पे कि कोई भी शख्स इधर बरतानिया में रहते हुए भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग। सर है तो कितने का वैसे? है कितने का फ्यूल प्राइस अभी है क्या, जो कल आपने डलवाया है 2 घंटे लाइन में लग के? अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 300 रुपए लीटर है। 300? तो हमारे यहाँ तो हमारा तो 125 रुपए में जो है वो हालत खराब हो गई है, वहाँ 300 रुपए मिल रहा है। और कुछ जगहों पे 300 रुपए में भी ज्यादा है, और कुछ जगहों पे रातों रात उसमें 30 से 40 रुपए इजाफा भी कर दिया गया और 50 रुपए तक इजाफा किया गया है। तो अतर साहब, आवाम इस पे कहाँ है फिर? अब वो क्या वो परेशान है, उनकी जिंदगी मफलूज हो गई है किसके? क्योंकि जाहिर है जॉब्स पे जाना है लोगों ने, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल तो सबको चाहिए और गैस भी उसी तरह सबको चाहिए, ठंडा मुल्क है। तो ये आवाम का क्या है इस पे रद्द अमल? देखिए, एक तो जब ये शॉर्टेज हुई तो उसमें फिर एक तरह से पैनिक बाइंग भी हुई अवाम की जानिब से, लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया, ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सूरत-ए-हाल और ज्यादा वर्स हो गई है। तो एक तरह से अवाम के अंदर इस वक्त जिसे आप कहते हैं ना अदम तहफ़्फ़ुज़ है, कि रात को कल मैंने देखा कि अमूमन यहाँ पे लेट नाइट जो छोटे टाउन्स वगैरह हैं वहां पे सड़कें खाली हो जाती हैं, लेकिन कल आधी रात के बाहर भी हर जगह पे मुझे लाइनें नजर आई। तो वो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अवाम किस सूरत-ए-हाल से गुजर रही है। और हम लोग अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें तो वहां पे लोगों को आदत होती है इस तरह की चीजों की, लेकिन यहाँ पे लोगों के अंदर ज्यादा पैनिक मुझे नजर आ रहा है और ज्यादा लोग घबराए में, और ये वो सोच रहे हैं कि आगे अब सर्दियां भी आ रही हैं। इनके बोरिस जॉनसन ने कहा नहीं कि घबराना नहीं है। जी वो ना, उन्होंने ये फिलहाल तो ये नहीं कहा, लेकिन उनके ऊपर उस तरह एतराज नहीं हो रहा नहीं, या वो पेट्रोलियम मिनिस्टर से, एनर्जी मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ नहीं किया, इसलिए कि यहाँ पे जो उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं कि वो कहते हैं जी ये इदारा है, ये जिम्मेदार है, आप इससे बात करें। तनकीद हो रही है, हुकूमत पे भी हो रही है, लेकिन उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में हर 2 मिनट के बाद ब्रेकिंग न्यूज आती है और बताया जाता है, हमें तो पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है जमहूरियत चलाते कैसे हैं और चलती कैसे है। अतर साहब, फाइनली एक ये कि ये जो फौज वाला सारा सिलसिला है कि फौज आएगी, तो ये फौज आके क्या करेगी? उस उधर की फौज ने आई एम श्योर हमारी तरह वो नहीं किया हुआ कि फ्लड्स में भी फौज रिलीफ वर्क कर रही है, लोगों को पहाड़ों से भी बचा रही है, तो ये सिलसिला भी उनको आता नहीं होगा। लेकिन आप बताएं क्या करेगी फौज आके? जी, अब ये जो पेट्रोल की सप्लाई है वो कह रहे हैं कि सप्लाई इस वजह से रुकी हुई है कि बहुत सारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ब्रेक्जिट के बाद चले गए हैं, यूरोप चले गए, तो उनकी कमी है। तो उस हवाले से अब मुतालबा किया जा रहा है कि फौज को बुलाया जाए, फौज अपने टैंकर्स के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे पेट्रोल पहुंचाए, तो उससे सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक फौज आई नहीं है, और यहाँ पे भी जब बुरे हालात होते हैं तो कहा जाता है और फौज को बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में एकदम से फौज आ जाती है, अभी तक यहाँ पे फौज आई नहीं है। ऑल्दो के लोग बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि आर्मी स्टेप इन करे और वहां तक पेट्रोल पहुंचाए जहां तक पेट्रोल नहीं पहुंच रहा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, अतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह के हालात वो बता रहे थे बरतानिया के, तो 5वीं बड़ी मईशत, बिल्कुल। तो बस आप सब लोग जो है वो शुक्र अदा कीजिए कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि पाकिस्तान पर अल्लाह ताला रहम करे और जो जो मुश्किलात हैं हमारी उनसे जो है वो हमें निजात मिले। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।